बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये मौजू बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस मौजू पे मैं बात करने से पहले मैं अपनी थोड़ी-सी बैकग्राउंड रखना चाहूँगा। इस मौजू पे मुझे क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। जब हम पिछले साल हॉलैंड में, नीदरलैंड में मूव हुए, तो हमने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया। तो कुछ अर्सा स्कूल में जाने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ, बच्चों को कुछ लिखाया, पढ़ाया कुछ भी नहीं जा रहा है। ना उनको होमवर्क दिया जा रहा है, ना उनके पास कोई किताबें हैं। बस्ते में उनके सिर्फ़ एक लंच बॉक्स होता है और बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वापस आ जाते हैं। कभी स्कूल की तरफ से ये नहीं आता कि बच्चे को ये पढ़ाएँ, ये लिखाएँ, ये होमवर्क करवाएँ। कोई डायरी का सिस्टम नहीं है और कुछ भी नहीं, काम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हमने इनिशियली ये सोचा कि ज़ाहिर है अभी बच्चे लैंग्वेज स्कूल में जा रहे हैं और लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी तो उनके लिए होमवर्क या क्लास वर्क का कोई सीन हो नहीं सकता। जब ये बच्चे रेगुलर स्कूल में जाने लग जाएंगे तो यकीनन इनके लिए होमवर्क भी होगा और क्लास वर्क भी होगा। लेकिन कोई 7-8 महीने के बाद जब बच्चों ने पिछले महीने रेगुलर स्कूल में जाना शुरू कर दिया, तो तब भी बच्चों के लिए कोई होमवर्क नहीं था, कोई क्लास वर्क नहीं था। मेरी एक बेटी ज़रा अभी 7 साल की है और दूसरी बेटी 5 साल की है। तो 5 साल वाली ग्रुप 1 में है और जो 7 साल वाली है वो ग्रुप 3 में है। तो हमारे लिए थोड़ी-सी हैरत का बायस ये हुआ कि आखिर बच्चे कुछ तो पढ़ें, कुछ तो लिखें। हम स्कूल में चले गए। सबसे पहले हम ग्रुप 1 में चले गए और हमने थोड़ा-सा एहतियातन ये बात इस तरह से की कि हमें आपका सिलेबस चाहिए कि हम बच्चों को घर में कुछ तैयारी करवा सकें, कुछ पढ़ा सकें। हमें पता हो कि इस बच्चे ने इस साल में क्या-क्या पढ़ना है। तो उन्होंने कहा नहीं, सिलेबस तो हमारा कोई ख़ास नहीं है। इब्तदाई क्लासेस में कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं। वो एक्टिविटी हम यहाँ करवाते हैं, आप घर में भी करवा लें। इन एक्टिविटीज़ का मकसद जस्ट ये है कि बच्चे के अंदर इमोशनल और सोशल जो स्किल्स हैं, इनको सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको इन्हांस किया जाए, उसको पॉलिश किया जाए, उसको ग्रो किया जाए। इसके अलावा हमारा कोई लिटरेसी का उस तरह से कोई अभी प्लान नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि बच्चे की पढ़ाई कब शुरू होगी? पहले तो उसे हमारा सवाल ही समझ में आया कि पढ़ाई से हमारी क्या मुराद है? तो जब उसे हमने समझाया कि पढ़ाई से मुराद है कि बच्चे ने पढ़ना, लिखना कब शुरू करना है, तो उसने कहा हाँ, वो बच्चा ग्रुप 3 में जब जाएगा तो उस वक़्त उसके लिए कुछ बेसिक किस्म का लिखना पढ़ने का काम होगा। तो क्योंकि मेरी बच्ची दूसरी ग्रुप 3 में थी, तो मैं ग्रुप 3 में चला गया। तो वहाँ जाकर हमने जब पूछा कि बच्चे को कोई होमवर्क नहीं मिल रहा, कोई क्लास वर्क नहीं मिल रहा और कोई किताब नहीं है अभी, तो क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके बच्चे तो वैसे भी कुछ चीज़ें आती हैं, हमारा तो करिकुलम ये है कि उसे अल्फ़ाबेट्स की पहचान हो जाए और काउंटिंग आ जाए 100 तक, और उसके बाद बेसिक्स जमा तफरीक के सवाल जो हैं प्लस माइनस के 2 और 2 4 की तरह के उससे सवाल आ जाए, दैट्स इट। और या कुछ शेप्स की पहचान हो जाए। तो मैंने कहा ये तो इससे बहुत पहले सब कुछ मालूम है। कहते हैं नहीं, हमारा करिकुलम तो यही है, तो इसको मालूम है तो दैट्स इट, मज़ीद तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बड़े हैरान हुए कि इतना यानी स्लो सिस्टम है कि ग्रेड 3 का बच्चा यानी 7 साल का बच्चा अभी वो सिर्फ शेप्स, ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है और कुछ काउंटिंग और कुछ प्लस माइनस 2 2 4 की तरह के सवाल। तो ये तो बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक किस्म की चीज़ें हैं। तो मुझे थोड़ी-सी परेशानी होनी शुरू हो गई कि यार हमारे यहाँ तो ज़्यादा बच्चे से बहुत आगे चले जाते हैं, तो ये क्या सीन है? फिर दोस्त साहब से डिस्कशन शुरू हुई कि ये क्या है, इसके बारे में अगर आप लोग जानते हैं। तो मिला-जुला रुझान मिला। किसी ने कहा हाँ, बहुत अच्छा है, ठीक है, बच्चे के लिए इतना बोझ नहीं होना चाहिए, छोटी उम्र में बच्चे के लिए मुश्किल होती है। उसने कहा नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही बड़ा ढीला-सा इनका सिस्टम है, हमारे यहाँ तो बहुत एक्टिव सिस्टम है, हम तो इतनी उम्र में बच्चा तो बहुत कुछ याद कर चुका होता है। और बल्कि एक इंडियन दोस्त ने ये भी बताया कि मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी फैमिली को वापस इंडिया मूव कर दिया कि यहाँ तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा। जबकि उसके भाई के बच्चे तो इतना कुछ याद कर चुके हैं, उन्हें ये भी आता है, उन्हें ये भी आता है, उन्हें ये भी आता है और इनको तो कुछ भी नहीं आता। लिहाज़ा मैं यहाँ नहीं पढ़ाता, इनका सिस्टम नहीं है। अब मैं सोचो विचार में पड़ गया कि आखिर ऐसा भी क्या है कि इनके यहाँ बिल्कुल तालीम उस तरह से नहीं है जैसे हमारे यहाँ है। लेकिन अगर हम दुनिया के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड दुनिया में बहुत आगे है, टॉप 10 सिस्टम्स के अंदर आता है। इतने नोबल अवार्ड्स हैं जो डच कम्युनिटी ने सीखे हैं और इवन दैट के हमारे पास पाकिस्तान में जो एक चीज़ है जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, तो वो हमारा एटमी प्लान है। आप हैरान होंगे कि वो एटमी प्लान भी हमने डच लोगों से ही लिया हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे जॉब करते थे। वो जॉब के दौरान ही उन्होंने ये सीखा और बाद लोग तो कहते हैं कि यहाँ से उन्होंने फार्मूला चुराया, व्हाटएवर, उस पे हम नहीं जाते। बहरहाल ये एक हकीकत है कि वो भी हमने यहाँ से लिया।
तो फिर कैसे हो सकता है कि इनकी छोटी उम्र में बच्चों को कुछ ना पढ़ाया जाए और बड़ी उम्र में बच्चे बहुत आगे निकल जाए। तो फिर मैंने इस पे कुछ स्टडी शुरू की, कुछ रिसर्च शुरू की कि आखिर छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ने लिखने में मसला क्या है? क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? तो उस पे कुछ रिसर्च हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। और मुझे लगा कि हाँ, ये सिस्टम ही असल सिस्टम तो यही है। और फिर मुझे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की बड़ी खूबसूरत एक बात याद आई कि हमारे सिस्टम का मसला क्या है? हमारे सिस्टम का मसला ये है कि हम बच्चे की कैपेसिटी बनाने से ज़्यादा हम उसकी जैसे कैसे बन जाए कैपेसिटी और उसको बढ़ने लग जाते हैं। वो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं कि आप एक कंपनी की मिसाल लीजिए जो रेफ्रिजरेटर बनाती है या फ्रिज बनाती है, और उसका फ़ोकस ये नहीं है कि हम ज़्यादा टाइम फ्रिज को की क्वालिटी को वो ज़्यादा टाइम फ्रिज बनाने के ऊपर लगाएँ, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के ऊपर लगाएँ। रादर देन वो कहते हैं जैसे कैसे बने मार्केट में आए और उसको भर दो, उसमें फल, सब्जियाँ और फ्रूट और सारी चीज़ें रख दो ताकि काम शुरू हो जाए। हम बेसिकली वो काम कर रहे हैं कि अभी बच्चे की ग्रोथ किए जाए, उसकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ने की ज़रूरत है, उसकी इमोशनल और कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स को इन्हांस होने की ज़रूरत है। उस समय हम उसको लिटरेसी के अंदर, जिसको हम टिपिकली हम इसके लिटरेसी के अंदर लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए हम उसको डाल देते हैं। वो एक मिसाल भी देते हैं कि वो एक फैमिली के घर गए, वो एक अपना वाक़या भी सुनाते हैं कि वो एक फैमिली के पास गए जिनकी एक बच्ची थी, वो 2 साल या 2.5 साल 3 साल की, और वो उसकी वालिदा बड़े फ़ख्र से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची अभी पता नहीं 3 साल की है और इसको दुआए कुनूत भी आती है, इसके आयतुल कुर्सी भी आती है, इतने कलमे भी आते हैं और ये भी आता है और वो भी आता है। और उसने बच्ची को कहा बेटा सुनाओ, और बच्ची तोतली ज़बान में, अभी इसको डायपर लगा हुआ है, उसे अभी सही तरह से चीज़ों को पता भी नहीं है और वो फर-फर होते एक तरह सुना रही है। तो डॉक्टर साहब ने उससे, और वो बड़ी पुरुम्मीद थी कि डॉक्टर साहब बड़ी तारीफ़ करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि क्या आपको दुआए कुनूत आती है? कहा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आती है। उन्होंने अच्छा आपको आयतुल कुर्सी भी आती होगी? बिल्कुल आती है। तो आपने किस उम्र में याद की? नहीं मैंने तो बड़ी उम्र में याद की थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो जल्दी चीज़ें याद कर लें। हमने कहा क्यों जल्दी याद कर लें? अगर आपने बड़ी उम्र में जाकर याद कर ली तो ये बच्चा भी बड़ी उम्र में जाकर याद कर लेगा। अभी इसके ऊपर ये कोई भी कंपल्शन नहीं है, कोई छोटी उम्र में याद करेगा तो उसको कोई रिवॉर्ड मिलेगा। लिहाजा अभी इसको खेलने कूदने की उम्र है, इसको इसके दिमाग को प्रेशराइज़ ना करें। तो बड़ी परेशान भी हुई और बड़ी नाराज़ भी हुई कि ये क्या बात है, मैंने तो बहुत बड़ा काम किया। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चों को इस्लाम, दीन चीज़ें ना सिखाएँ, लेकिन बहुत ओवरबर्डन ना करें। आप देखें ना, नमाज से ज़्यादा इस्लाम में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है? यानी कलमे के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नमाज है, और सबसे आसान भी है। चलें हमारे गैर अरबों के लिए तो मुश्किल हो सकती है कि लैंग्वेज हमारी अरबी नहीं है। अब अरबों के लिए तो बहुत आसान है, जो लैंग्वेज वो सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसी लैंग्वेज में उनको नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ सीखनी है। लेकिन उसके लिए भी ये कहा गया कि 7 साल की उम्र के बच्चे को नमाज़ सिखाना शुरू कर दें। ये नहीं कहा कि 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़नी आनी चाहिए, उसको सिखाना शुरू कर दें। 10 साल की उम्र तक अगर वो नमाज़ ना पढ़े, यानी 10 साल की उम्र में जाकर उसको अगर नमाज़ नहीं आती तो फिर उसको सज़ा दें। अब आप उस हिसाब से देखें ना, तो यहाँ इनका सिस्टम ये है कि 6 से 7 साल का बच्चा जब वो ग्रुप 3 में होगा, प्रैक्टिकली ग्रुप 3 इनका ग्रेड 1 है। यहाँ इनका सिस्टम ये है कि 2 से 4 साल का बच्चा अमूमन में एक डे केयर में जाता है, और 4 से 6 साल का बच्चा जाना तो रेगुलर स्कूल शुरू हो जाता है, लेकिन उस पे कंपल्शन नहीं है। यानी आप कंपल्शन नहीं है, अगर आप भेजना चाहें दैट्स फाइन, गवर्नमेंट उसको लेगी, आपको कुछ पे नहीं करना। और अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको कुछ कह नहीं सकती। हाँ, अलबत्ता अगर 6 साल के बाद बच्चा स्कूल नहीं जाता तो फिर आपको गवर्नमेंट को उसका जवाब देना होगा कि आप क्यों बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे। अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, सर्टेन लिमिटेशंस हैं, आपके पास कोर्सेज़ होने चाहिए, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए कि आप बच्चे को घर में पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, अदरवाइज़ हर सूरत में आपको बच्चे को स्कूल भेजना होता है। तो प्रैक्टिकली 6 साल का बच्चा ग्रेड 1 में आता है और वहाँ से उसकी पढ़ाई शुरू होती है, और पढ़ाई भी इतनी नॉमिनल सी है कि वो बच्चा हमारा प्ले ग्रुप का, यानी प्ले ग्रुप से भी, यानी नर्सरी से भी पहले वो बच्चा ये चीज़ें सारी सीख चुका होता है, लिखना पढ़ना सीख चुका होता है। यहाँ वो नहीं है। अब हैरान होने की बात तो है। और देखें इनका जो सिस्टम है वो रिलेट कर रहा है कि जब नमाज सीखने की बात आई है तो 7 साल की उम्र में आया, यानी 7 साल की उम्र से पहले नहीं कहा गया कि उस बच्चे को कुछ सिखाएं। हाँ, उससे पहले वो बच्चा
आपके घर के एनवायरनमेंट के अंदर जो सीख रहा है वो सीख रहा है, इमोशन सीख रहा है, वो लैंग्वेज सीख रहा है, वो उसकी या वो डीलिंग सीख रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो है। तो उस पे मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की कि क्या छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए नहीं, तो उस पे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रिसर्च है। आज की वीडियो में हमने इसके बैकग्राउंड की बात की, अगली वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि वो रिसर्च क्या है, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं और कितना फ़ायदेमंद है छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ाना और कितना नुकसानदेह है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पे बात करेंगे।